हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो हम क्लास 12 फिजिक्स के 6 महत्वपूर्ण व्याख्यात्मक प्रश्न, यानी जिन प्रश्नों में आपको सबसे ज़्यादा लिखना होता है, यानी जो 5 अंक के पूछे जाते हैं, जैसे आपसे प्रत्यावर्ती धारा जनित, ट्रांसफार्मर, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत, बोर का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। आज हम ऐसे 6 महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूरे के पूरे 5 अंक के पूछे जाते हैं। यानी इन प्रश्नों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा लिखना होता है और ये हमेशा जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में बनते हैं, यानी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप बस इन्हीं को तैयार कर लीजिए। गारंटी है इन्हीं में से 1-2 प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे, क्योंकि 5 अंक के प्रश्न हैं और आप खुद जानते हो कि 6 प्रश्न से लगाकर जो आपके 9वें प्रश्न तक क्या होता है कि 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और उनमें हर एक प्रश्न में एक प्रश्न अथवा में होता है, यानी 2-2 प्रश्न होते हैं, सभी में एक करने होते हैं। तो उनमें ये प्रश्न जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो आइए हम इसको आज की वीडियो में तैयार करते हैं अच्छे तरीके से, और हम अगली वीडियो में आपको 4 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे, जिसमें पीएन संधि डायोड वाले जितने भी प्रश्न होंगे, यानी एक अग्रभिनत, पश्चभिनत, पूर्ण तरंगदर्शकारी, अर्धतरंगदर्शकारी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक प्रश्न वो जरूर बनता है और इनमें से भी 1-2 प्रश्न आपको जरूर बनते हैं। तो इन 6 महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। आपके 5 अंक तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, 5 अंक की तो गारंटी है, एक ना एक प्रश्न ये जरूर आएंगे। तो आइए देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है, वो की है प्रत्यावर्ती धारा जनित का सिद्धांत एवं कार्यविधि लिखिए, पेपर में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भाई को सपोर्ट कीजिएगा, आपके लिए मैं बेहतर वीडियो ला सकूं। तो देखिए, पहला प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा जनित का सिद्धांत एवं कार्यविधि लिखिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये प्रश्न पूछा गया है बहुत बार और 5 अंक में पूछा गया है। तो क्या है प्रत्यावर्ती धारा जनित? क्या होता है कि वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, क्या कहलाता है? विद्युत जनित, या जैसे हम डायनामो भी कहते हैं। क्या कहते हैं कि वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, वो क्या कहलाता है? विद्युत जनित या डायनामो, या जैसे हम प्रत्यावर्ती धारा जनित भी कहते हैं। अगर इसके सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण होता है इसका सिद्धांत। सिद्धांत क्या होता है? तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यदि परिपथ बंद हो तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे हम प्रत्यावर्त यानी प्रेरित धारा कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि यह किस पर काम करता है, तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। कैसे काम करता है कि वही आपने अन्योन्य प्रेरण पढ़ा होगा, अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा पढ़ी होगी। तो वही होता है कि जब किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए, जैसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और जब इसमें परिपथ बंद हो तो उसमें एक धारा बहने लगती है, जिसे हम प्रेरित धारा, जिसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, या धारा जनित कहते हैं, सॉरी क्या है, प्रेरित धारा कहते हैं। ठीक है, तो अब फिर मेन होती है इसकी संरचना। संरचना क्या क्या होती है आइए जानते हैं। संरचना के लिए हम यहाँ पर देखेंगे जो एक डायग्राम बना हुआ है इसका प्रत्यावर्ती धारा जनित का, और इसके बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक डायग्राम, इसमें क्या क्या होता है? एक तो होता है क्षेत्र चुंबक, एक होती है आर्मेचर कुंडली, जो सर्पी वलय, और ये पत्तियां क्या होती है? बुरस, क्या होती है? बुरस होती हैं। ठीक है, इतने पार्ट इसके होते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है? क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक क्या होता है? यह एक अति शक्तिशाली चुंबक होता है, जिसमें ध्रुवों के मध्य एक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत अक्ष के परितः तेजी से घुमाया जाता है। यानी NS एक शक्तिशाली चुंबक है, जिसमें कुंडली को रखकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तेजी से घुमाया जाता है। बस इतना ही आपको लिखना है। क्या लिख सकते हो कि एक अति शक्तिशाली चुंबक क्या है? NS है, जिसके ध्रुवों के मध्य एक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत अक्ष के परितः तेजी से घुमाया जाता है, यानी उसी अक्ष पर परितः क्या किया जाता है? घुमाया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है क्षेत्र चुंबक। फिर क्या होता है? आर्मेचर, या इसको हम कुंडली कहते हैं। तो ये आर्मेचर है आपकी, ABCD एक आर्मेचर कुंडली है। तो क्या हुआ? एक एक समान, यानी एक एक ऐसे लिखते हैं, एक मुलायम, सॉरी दो बार लिखा गया, एक मुलायम लोहे की क्रूड पर, एक मुलायम लोहे की क्रूड पर लिपटी क्या होगी? लिपटी अत्यधिक संख्या में पृथक्कृत तांबे के तारों की कुंडली ABCD क्या होगी? जिसमें तांबे के तार को लपेट कर क्या बनाया जाता है? कुंडली बनाई जाती है। तो क्या होगी?
पृथकृत तांबे के तार को लपेटकर बनी कुंडली ABCD है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र में तीव्र गति से घुमाया जाता है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तीव्र गति से इसको घुमाया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है, प्रत्यावर्ती कुंडली क्या होती है, तो यह क्या होती है, यह कुंडली ABCD है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखकर इसे तेजी से घुमाया जाता है। बस इतना आपको इसमें देखना है। फिर क्या होता है, सर्पी बलय। सर्पी बलय क्या होती है, तो कुंडली के सिरे दो अलग अलग धातु के वलयों जैसे C1 C2, यहाँ पर C1 और C2 है, से जुड़े होते हैं। ये वलय समअक्षीय होते हैं तथा कुंडली के साथ साथ घूमते हैं, यानी समअक्षीय एक अक्ष पे होते हैं और कैसे होते हैं, कुंडली के साथ साथ घूमते हैं। तो ये सर्पी बलय होते हैं। फिर क्या होते हैं, बुरस। तो एक कार्बन या किसी धातु की पत्तियों से बने दो बुरस B1 व B2, ये V1 और B2 क्या है, बुरस है, ये पत्तियां हैं। तो इनका एक एक सिरा दो वलयों को स्पर्श करता है, ये दो वलयों को स्पर्श करता है तथा शेष दूसरे सिरे को बाहरी परिपथ से संबंधित कर दिया। एक सिरा हो गया, दूसरा सिरा क्या होगा, एक बाहरी परिपथ से इसको जोड़ दिया जाता है। ये बुरस कुंडली के साथ नहीं घूमते हैं, ये अपनी अक्ष पर क्या होते हैं, अपनी जगह पर क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। ये कुंडली के साथ नहीं घूमते हैं। इनमें तारों को लगाया जाता है जिसमें धारा प्रवाहित करनी है, यानी लाइट जिसमें देनी है उसमें इन दोनों को तारों को यहाँ पर जोड़ा जाता है। बस इतना होता है। फिर कार्यविधि क्या होती है, आइए कार्यविधि समझते हैं। कार्यविधि क्या है कि जब चुंबक के ध्रुवों के बीच जब चुंबक के ध्रुवों के बीच में रखकर कुंडली को घुमाया जाता है तो इसकी भुजा AB क्या होगी, ये भुजा AB ऐसे मान लीजिए AB है, क्या होगी, ऊपर की ओर होगी। कैसे होगी, जैसे देखिए कि भुजा ऊपर की ओर तथा CD कहाँ पर होगी, नीचे की ओर। ऐसे घूम रही है तो AB कहाँ आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, और CD कहाँ पर पहुंच जाएगी, नीचे पहुंच जाएगी। और क्या नीचे की ओर हो जाते हैं। और तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं क्या करती है, तो वो काटती है। इसके फलस्वरूप फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार इन भुजाओं में AB और CD के अनुदेश प्रेरित धाराएं प्रवाहित होने लगती हैं। इन दोनों में क्या हो, AB और CD के अनुदेश क्या होती है, इनमें फिर प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार कुंडली में ABCD दिशा में प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। कुंडली का आधा चक्कर पूरा होने के बाद भुजा AB व CD क्रमशः अपनी अपनी स्थिति बदल देती है, यानी फिर CD ऊपर आ जाएगी और AB नीचे चली जाएगी। ऐसे बदलते रहते हैं और उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती रहती है और धारा बहती रहती है, जिससे प्रेरित धारा की दिशा बदलती जाती है और इसी धारा को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा भी कहते हैं। इतना आपको इसमें लिखना होगा। इंपोर्टेंट प्रश्न है, 5 अंक में आप इसको लिख सकते हो, 5 अंक का पूछा जाएगा। आइए फिर हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ट्रांसफार्मर की संरचना एवं कार्यविधि का वर्णन करने के लिए आ जाएगा। ट्रांसफार्मर बहुत बार बन चुका है, इसका केवल एक प्रश्न और पूछ लिया जा सकता है, केवल सिद्धांत पूछ लिया जाता है पेपर में कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत लिखिए। ये आपको 2 अंक या 3 अंक में पूछ लिया जाएगा, 2 अंक में तो पूछ लिया जाता है। और 5 अंक में पूछा जाएगा तो क्या क्या पूछा जाएगा कि सिद्धांत, ट्रांसफार्मर की संरचना, कार्यविधि, सिद्धांत, और ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में जो हानियां होती हैं, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानियां होती हैं, उनके बारे में लिखना होता है। ठीक है, तो आइए इसको हम समझते हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसे प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ट्रांसफार्मर क्या है, एक ऐसी युक्ति है जिसे प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सिद्धांत की बात करें तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसके अनुसार जब निकट स्थित किन्हीं दो कुंडलियों में से किसी एक में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन के कारण उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि कुंडली का परिपथ पूर्ण है तो उसमें एक प्रेरित धारा भी बहती है। यह घटना क्या कहलाती है, अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। कि जब दो कुंडली पास पास रखी हो और एक कुंडली में धारा प्रवाह, एक कुंडली के मान में परिवर्तन कर दिया जाए, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन कर दिया जाए, उसके पास रखी दूसरी कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और उसमें एक प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो वो क्या होता है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत ट्रांसफार्मर क्या है, एक ऐसी युक्ति है जिसे प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। फिर आ जाता है इसकी संरचना। संरचना क्या होती है, आइए वो समझते हैं। ऐसे देखिए, इसमें नर्म लोहे की पत्तियों को वार्निश या पॉलिश करके पृथक्कृत करते हैं तथा उन्हें एक के ऊपर एक रखकर आयताकार या गोलाकार पटलित क्रोड बनाते हैं। यानी मान लीजिए
ये ऐसी पट्टियां, ये नरम लोहे की पत्तियों को बार्निश या पॉलिश करके एक के ऊपर, इसके ऊपर फिर दूसरी रखेंगे, इसके ऊपर एक के ऊपर एक रखकर इसको पटलित क्रोट में बनाया जाता है, यानी ऊपर रखकर गोलाकार या पटलित क्रोट में बनाया जाता है, जिससे कि क्रोट में कम भंवर धाराएं उत्पन्न हो, क्या हो, जिससे कि इसमें कम भंवर धाराएं उत्पन्न हो। ठीक है, तथा विद्युत ऊर्जा का ह्रास भी क्या हो, इसमें कम हो। इस क्रोट पर विद्युत रोधी पदार्थ की परत चढ़ा देते हैं, यानी जिससे विद्युत को रोका जा सके, यानी जिसमें विद्युत प्रवाहित ना हो सके, उसके इसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, परत चढ़े तांबे के पृथक्कृत तारों की अलग क्या हुई, अलग अलग दो कुंडलियों लपेटी जाती है। देखिए क्रिया, इस क्रोट पर विद्युत रोधी पदार्थ की परत चढ़े तांबे के पृथक्कृत तारों की अलग अलग दो कुंडलियों लपेटी जाती हैं। इन कुंडलियों में से एक में तांबे के मोटे तार, इन कुंडलियों में से, जैसे देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो कुंडलियां हैं, ये प्राथमिक कुंडली है, ये द्वितीयक कुंडली है। वही बात कर रहे हैं कि इसमें दो अलग अलग कुंडलियां बना दी हैं, अलग लपेटी जाती हैं। इन कुंडलियों में से एक में तांबे के मोटे तार के कम फेरे होते हैं तथा दूसरे में तांबे के पतले तार के अधिक फेरे होते हैं। इनमें से एक कुंडली का संपर्क प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से किया जाता है, इसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं, यानी ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से इसका संबंध किया जाता है, ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है जिससे इसका संबंध किया जाता है, इसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं। तथा दूसरी कुंडली जिस पर परिवर्तित प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होता है, की जाती है, उसे हम द्वितीयक कुंडली कहते हैं। तो ये बना है डायग्राम, इसमें इसको आपको लिख देना है। ठीक है, तो क्या पढ़ लिया हमने कि इसमें एक नर्म लोहे की पत्तियों पर बार्निश करके क्या किया, इसको पृथक्कृत करते हैं तथा उन्हें एक के ऊपर एक रखकर आयताकार या गोलाकार पटलित क्रोट बना देते हैं, जिसमें एक क्रोट पर कम भंवर धाराएं उत्पन्न हो तथा विद्युत का ह्रास भी कम हो, जिससे कि क्रोट में क्या हो, क्यों क्यों हम बार्निश कर रहे हैं उसमें, इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न हो, यानी कम भंवर धाराएं उत्पन्न हो और इसमें ऊर्जा का ह्रास भी क्या हो, कम हो, इसलिए इस पर बार्निश कर कर इसे पटलित क्रोट में रखा जाता है। यानी ताप बढ़ता जाए, ताप यानी जैसे पटलित क्रोट में तो एक का ताप दूसरे में कम हुए, ताप कम हो, ह्रास कम हो। ठीक है, और फिर क्या हुआ, इस क्रोट के विद्युत रोधी पदार्थ की परत चढ़े तांबे के पृथक तारों को अलग अलग दो कुंडली में लपेटा जाता है, यानी इसी जो क्रोट पर, यानी जो क्रोट हमने ली है, जो आयताकार क्रोट बनाई है हमने, गोलाकार पटलित क्रोट बनाई है, उसमें हम क्या करते हैं कि कोई विद्युत रोधी पदार्थ की परत चढ़ाकर तांबे के तारों को पृथक कर, यानी अलग अलग करके दो कुंडलियों में लपेटा जाता है, बनाए जाते हैं। एक कुंडली में क्या किया जाता है कि तांबे के मोटे तार के कम फेरे लेते हैं और दूसरे में तांबे के पतले तार के अधिक फेरे ले लेते हैं। तो इसमें से एक कुंडली को क्या कहा जाएगा, जिसमें से जो जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के संपर्क में रहेगी उसे हम प्राथमिक कुंडली कहेंगे, यानी जिसमें मोटे तार के फेरे हों, और दूसरी क्या होगी, इसमें कम दूसरी कुंडली में जिस पर परिवर्तित प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त हो की जाती है, उसे हम द्वितीय कुंडली कहते हैं, इसमें द्वितीय कुंडली कहेंगे। ठीक है, ये द्वितीय कुंडली कहलाएगी। फिर आ जाता है इसका कार्यविधि। कार्यविधि क्या होती है कि जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं तो प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। यह धारा लोहे क्रोट को चुंबकित करती है। धारा के प्रत्येक चक्र में क्रोट एक बार एक दिशा में तथा दूसरी बार दूसरी दिशा में चुंबकित हो जाती है। ठीक है, चुंबकित हो जाती है। चूंकि द्वितीय कुंडली भी इसी प्रकार लिपटी रहती है, अतः क्रोट के बार बार चुंबकन व विचुंबकन के कारण इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, और अतः विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली में उसी आवृत्ति का प्रत्यावर्ती विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है। तो आपको ये कार्यविधि में इतना लिखना है, कार्यविधि बहुत कम पूछ जाती है, ऐसा लिख लिया जाता है। अब जैसे आपसे सबसे ज्यादा पूछ लिया जाएगा, अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर, एक अपचयी ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, यह ट्रांसफार्मर निम्न प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल को उच्च प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल में बदलता है। इसमें प्राथमिक कुंडली की तुलना में द्वितीयक के फेरों की संख्या अधिक तथा तार पतले होते हैं। क्या होता है, यह ट्रांसफार्मर क्या करता है, निम्न प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल को उच्च प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल बदलता है। इसमें प्राथमिक कुंडली की तुलना में द्वितीयक के फेरों की संख्या क्या होगी, द्वितीयक के फेरों की संख्या अधिक तथा पतले होते हैं, तार क्या होते हैं, पतले होते हैं। ऐसे क्या होता है अपचयी ट्रांसफार्मर, यह उच्च विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को नीचे विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में
परिवर्तित करता है। इसमें 2 कुंडलियां होती हैं। इन कुंडलियों में से एक कुंडली में तांबे के तार के अधिक फेरे होते हैं, यह प्राथमिक कुंडली कहलाती है। और तथा दूसरी कुंडली में तांबे के मोटे तार के कम फेरे होते हैं, वो क्या कहलाती है? द्वितीयक कुंडली कहलाती है। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा है कि जी जिसमें तांबे के तार के जो अधिक फेरे होंगे वो क्या कहलाएगी? प्राथमिक कुंडली कहलाएगी। और इसमें तांबे के तार के कम फेरे होंगे वो द्वितीयक कुंडली कहलाएगी। ठीक है, तो एक कहलाएगी। ठीक है, द्वितीयक कुंडली कहलाती है। इस प्रकार आपको लिखना है। फिर अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा ह्रास की हानियां, तो तांबे की हानि होती है, भंवर धाराओं की हानि होती है और सेथल हानि होती है। तांबे की हानियां क्या होती है? तो जब प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो कुछ ऊर्जा क्षय तांबे के फेरों में ऊष्मा के रूप में होती है तथा इस प्रकार उत्पन्न ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए कुंडलियों के चारों ओर ठंडी वायु तथा तेल प्रवाहित किया जाता है। ऐसी फिर भंवर धारा क्या होती है? तो ट्रांसफार्मर की लोहे की क्रोड में भंवर धारा उत्पन्न होने के कारण ऊर्जा का क्षय ऊष्मा के रूप में होता है। इस हानि को दूर करने के लिए क्रोड को पटलित बनाया जाता है। क्यों पटलित? तो पटलित क्यों बनाया जाता है कि जो भंवर धाराओं की ट्रांसफार्मर की लोहे की क्रोड में भंवर धारा उत्पन्न होती हैं, तो होने के कारण क्या होता है? उसमें ऊर्जा का क्षय ऊष्मा के रूप में होता है। उसको रोकने के लिए क्या करते हैं? भंवर धाराओं जो क्रोड को कैसा बनाया जाता है? पटलित बनाया जाता है। ठीक है, फिर क्या है? सेतल हानि। तो प्रत्यावर्ती धारा के प्रत्येक चक्र में लोहे की क्रोड को बार बार चुंबकन व विचुंबित किया जाता है। इस क्रिया में भी ऊर्जा क्षय ऊष्मा के रूप में होता है। इस हानि को दूर करने के लिए क्रोड को ऐसी चुंबकीय मिश्र धातु का बनाते हैं जिसके लिए सेतल लूप का क्षेत्रफल अधिक ना हो। ठीक है, इतना आपको ट्रांसफार्मर में याद कर लेना है, पढ़ लेना है, लिख लेना है एक बार और लिख कर प्रैक्टिस करना। देखो जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन हो उन्हें आप छोटे छोटे भागों में तोड़ो और याद करो अच्छे से। जैसे आपसे उच्च ट्रांसफार्मर अपचय ट्रांसफार्मर के बारे में पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, इनमें अंतर पूछ लिया जा सकता है, तो आप इनको अंतर बना सकते हो अगर इनको अच्छे से याद कर लोगे। ठीक है, तो अब देखिए हम अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, आइए देख लेते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये आया सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा बनता है। तो हम बात कर रहे हैं हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को समझाइए। ठीक है, तो हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या होता है कि हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के लिए सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के आधार पर प्रकाश व ध्वनि तरंगें संचरित होती हैं। इसी सिद्धांत को हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। हाइगेंस ने तरंगों का संचरण निम्न परिकल्पनाओं के आधार पर समझाया। क्या बताया कि जब किसी माध्यम में कोई तरंग उत्पन्न की जाती है तो माध्यम के सभी कण कंपन करने लगते हैं। एक ही कला में कंपन करने वाले कणों का बिंदुपत तरंगार कहलाता है। क्या है कि जब किसी माध्यम में, यहाँ पर मान लीजिए कोई माध्यम है, जैसे तरंग स्रोत उत्पन्न हो रही है, तो क्या लिखा है? जब किसी माध्यम में से कोई तरंग उत्पन्न की जाती है तो माध्यम के सभी कण, जितने भी कण होंगे वे क्या करने लगते हैं? कंपन करने लगते हैं। और एक ही कला में कंपन करने वाले कणों को बिंदुपत क्या कहलाता है? तरंगार कहलाता है। तो तरंगार की परिभाषा हो जाती है। फिर क्या पढ़ा हमने कि तरंगार पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। यानी तरंगार्ग है, वो तरंगार पर जो स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत, यहाँ पर देंगे ए डैश बी डैश क्या है? एक नया तरंग स्रोत है। ये प्रत्येक नए तरंग स्रोत की भांति कार्य कर, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उन पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचती जाए तो हर बार एक नया तरंग स्रोत प्राप्त होगा हमें। ठीक है, तो क्या करें? तरंगे निकलती हैं, तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ये तरंगे मूल तरंग की चाल से आगे बढ़ती। क्या है? तरंगार पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत की भांति कार्य करता है या व्यवहार करता है, जिससे सभी दिशाओं में नई गोलीय तरंगे निकलती हैं। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ये तरंगे मूल तरंग की चाल से आगे बढ़ती हैं, प्रकाश की चाल से आगे बढ़ती हैं। फिर देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या होता है कि किसी क्षण सभी द्वितीयक तरंगिकाओं का आवरण अर्थात उन्हें स्पर्श करते हुए खींचा गया पृष्ठ उस क्षण तरंगार की नई स्थिति को व्यक्त करता है। तो अगर हम क्या करें कि इनको स्पर्श करता हुआ एक और उपकरण खींच दें, ये तरंगार की नई स्थिति को व्यक्त करेगा। ठीक है, नए तरंगार क्या करेगा? स्थिति को व्यक्त करेगा। तो इसलिए इसे क्या कहा है? यहाँ पर हमने दिखाया है कि जब कोई माध्यम के कण तरंगें निकलती हैं, तरंगों के प्रत्येक कण क्या है? एक ही कला में कंपन करने लगते हैं।
ठीक है, जिसे हम तरंगार कहते हैं। और प्रत्येक तरंगार एक नए तरंग की स्रोत की भांति कार्य करते हैं और एक मूल तरंग की चाल से आगे बढ़ते हैं। और इन तरंगों को अगर हम स्पर्श करते हुए एक आवरण खींचे तो एक नए तरंग स्रोत की मतलब एक नया तरंगार प्राप्त होगा। हर एक बार एक क्या हुआ, नया तरंगार प्राप्त होगा। ये तीनों पॉइंट इसमें हो जाते हैं। इतना ही बताया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लेना है, तैयार करना है। ठीक है, लिख लेना है आपको। ठीक है, ये लिखा हुआ है, बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना है। फिर आइए अब जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो आइए आप आज का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, रदरफोर्ड की अल्फागण प्रकीर्णन प्रयोग का संक्षेप में वर्णन कीजिए। प्रश्न पूछ लिया जाएगा। रदरफोर्ड का अल्फागण प्रकीर्णन प्रयोग क्या है, तो आइए देखते हैं। रदरफोर्ड ने सन 1919 में परमाणु की संरचना ज्ञात करने के लिए सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी की और देखा कि अधिकांश कण धातु की पन्नी को पार करके सीधी रेखा में चले गए। कुछ पन्नी से बाहर निकलते समय अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए और बहुत ही थोड़े कण पन्नी से प्रतिकर्षित होकर लौट गए। तो उसी के आधार पर उन्होंने देखा। देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्या है, अल्फा कण है। अल्फा कण की हमने सोने पर बमबारी की तो देखा कुछ कण क्या हुए कि उससे सीधे निकल गए और कुछ कोण सीधे चले गए, लेकिन कुछ क्या हुए, अपने मार्ग से विक्षेपित होकर लौट गए और कुछ छोटे छोटे कोण बनाते हुए अपने मार्ग से प्रतिकर्षित हुए, लौट आए। ठीक है, तो देखिए उनके क्या निकाला निष्कर्ष। तो पहला क्या निकाला कि अधिकांश अल्फा कण स्वरपथ से बिना विक्षेपित हुए सीधे पार निकल जाते हैं। अतः निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु का अधिकांश भाग अंदर से कैसा है, खोखला है। दूसरा क्या देखा, कुछ अल्फा कण छोटे छोटे कोण बनाते हुए विक्षेपित हो जाते हैं, अतः किसी आवेशित वस्तु से विक्षेपित हो सकते हैं। यानी इनके अंदर कोई ऐसी आवेशित वस्तु हो सकती है जिससे क्या हो रहे, प्रतिकर्षित हो रहे हैं, विक्षेपित हो रहे हैं। और कुछ अल्फा कण 90 अंश से अधिक कोण पर प्रतिकर्षित होकर पुनः लौट आ जाते हैं। अतः रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का समस्त धनावेश एक अति सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। ठीक है, नाभिक कहते हैं। फिर देखिए, आइए फिर देखते हैं क्या निकाला अगला निष्कर्ष। फिर देखा अगला कि अल्फा कण नाभिक में जितना निकट होता है उस पर उतना ही अधिक प्रतिकर्षण बल कार्य करता है तथा विक्षेपण कोण भी उतना ही अधिक होता है, क्योंकि नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻15 मीटर की होती है, जबकि परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर की कोटि की होती है। फिर अगला निकाला कि परमाणु का शेष खाली भाग में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये चीज निकाली। ठीक है, फिर देखिए अगला है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, जो उसी के आधार पर है। अब अगर प्रश्न पूछा जाए कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या, वो तो होगा उसका प्रयोग। अब क्या होगा, उसकी व्याख्या यानी, या फिर उनसे और क्या निकालना निष्कर्ष। तो क्या बताया कि प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र पर 10⁻15 मीटर की त्रिज्या के सूक्ष्म गोलाकार स्थान में रहता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। यानी नाभिक की त्रिज्या क्या बताई उन्हें, 10⁻15 मीटर बताई है, जिसमें क्या होगा कि प्रत्येक द्रव्यमान तथा समस्त धनावेश उसके केंद्र में स्थित होता है, प्रत्येक परमाणु के केंद्र में स्थित होता है, जैसे क्या नाम दिया, नाभिक दिया है। नाभिक किसका बना है बताया कि द्रव्यमान, ठीक है, इसका बना है समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेशित भाग। फिर देखा नाभिक की चारों ओर 10⁻10 मीटर की कोटि की त्रिज्या वाले खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। क्या होते हैं, कितना, जो उसका बाहरी भाग, ये तो हो गया नाभिक की बात की, नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर, और जहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उसकी कोटि कितनी बताई, 10⁻10 मीटर की कोटि की त्रिज्या वाले खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋणावेश नाभिक के धनावेश के बराबर होता है, यानी कुल ऋणावेश नाभिक के धनावेश के बराबर होता है। फिर देखा ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं और नाभिक कैसा है, धनावेशित है। तो वे घूमते रहते हैं और किसके कारण रुके हुए हैं, एक दूसरे के प्रतिकर्षण बल के कारण ये घूम रहे हैं, तो बताया हमने। ठीक है, तो ये तो हो गया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि बोर का परमाणु मॉडल क्या है। तो आइए अब बोर का परमाणु मॉडल देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, तो बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। प्रश्न पूछ लिया जाएगा बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। तो क्या है, इन्होंने पहला निष्कर्ष क्या बताया कि उन्होंने रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने के लिए इन्होंने मॉडल को प्रस्तुत किया बोर ने, और उन्हीं की कमियों को इस मॉडल में इन्होंने दूर किया है।
तो क्या बताया उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन लगातार बिना ऊर्जा खोए अपनी अनुमत कक्षाओं में घूमते रहते हैं इस प्रकार प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा की मात्रा निश्चित होती है। इन्हें ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं और किसके कारण, आवश्यक अभिकेंद्र बल के कारण इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और आकर्षण बल के कारण एक दूसरे मतलब नाभिक के चारों ओर घूम रहे हैं। तो बताया कि अगर घूमते घूमते अगर उनमें ऊर्जा का ह्रास हुआ, बल एक समय पे आकर भी इलेक्ट्रॉन नाभिक पर गिर सकते हैं। लेकिन उनकी उसी को उन्होंने क्या बता दिया, इलेक्ट्रॉन लगातार बिना ऊर्जा खोए अपनी अनुमत कक्षाओं में घूमते हैं, यानी भी एक निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं, जिन्हें क्या दिया हमने, KLMN नाम दिया। क्या नाम दिया, KLM नाम, यानी जिन्हें हम ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो घूमते से 1 2 3 कक्षकों से प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं एक निश्चित कक्षाओं में। यानी जो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मान लो कि यहाँ पर कितने के, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन, दो, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, यानी इनमें एक निश्चित इलेक्ट्रॉन और वे बढ़ते हुए क्रम में रहेंगे। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और चौथी में 32, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में भी घूमते हैं। ठीक है। और जो आपकी जो अगला है, देखिए क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें कोणीय संवेग यानी MBR का मान h/2π का पूर्ण गुणज होता है। यानी MBR यानी कोणीय संवेग NH/2π, जहाँ n क्या है, एक पूर्णांक है, जिसे 1 2 3 4 लिख सकते हैं, जिसे हम मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। तो यह देखते हैं फिर क्या, इस प्रकार बोर ने माना कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में घूम सकते हैं, इन्हें स्थायी कक्षाएं कहते हैं। ठीक है। फिर अगला क्या बताया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान से देखना है इसको, कि साधारणतः इलेक्ट्रॉन परमाणु में निम्नतम ऊर्जाओं की कक्षाओं में रहते हैं। किस में रहते हैं, निम्नतम ऊर्जा कक्षाओं में रहते हैं। यह अवस्था उनकी मूल अवस्था कहलाती है, यानी इनकी क्या है, मूल अवस्था है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से उच्च ऊर्जा वाली कक्षा की ओर जाते हैं तो ऊर्जा का अपशोषण होता है, ऊर्जा का अपशोषण होता है। तथा जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से निम्न की कक्षा में जाते हैं तो ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। अर्थात परमाणु द्वारा ऊर्जा का अपशोषण या उत्सर्जन केवल तभी किया जाता है जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाते हैं। तो वही बात क्या है कि ऊर्जा का ह्रास यानी ऊर्जा में कम, ऊर्जा में परिवर्तन कब होगा, कि या तो वे दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में जाए, पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाए। E2 - E1 यानी hc/λ यानी hba हो जाएगा। इसके लिए सूत्र लिख लेना है आपको यहाँ पर, बस ये हो जाता है बोर के परमाणु मॉडल। तो इतने प्रश्न आप जरूर तैयार कीजिएगा। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।